Okay, can you hear me now? Okay, good. So there's a power cut here अभी, इसीलिए थोड़ा disturbance हो गया. वापस लगाते हैं. Yes, we can hear you now. ठीक है. तो प्रोग्राम चारों लेवल्स पे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मेरा परिवार, सोसाइटी और रेस्ट ऑफ नेचर. साथ ही में इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये भी था, इंपॉर्टेंट प्रपोजल बोलूंगा मैं, कि सुविधा वाला जो काम है वो लेस देन 1/4 है हमारी लाइफ के प्रोग्राम में. इस पे सोचा जाए. समझ और संबंध है 3/4 एंड सुविधा इज 1/4. ओके, अब चलिए इस पे आते हैं कि एक्टिविटीज ऑफ द सेल्फ पे हमने बात की, डिजायर्स की, थॉट्स की, एक्सपेक्टेशंस की. तो ये होता क्या है, मतलब देखा जाए ना तो आने वाले टाइम में प्रपोज्ड होगा कि जो मैं हूं, मेरे 5 मेन पार्ट्स हैं. उन पांचों के अलग अलग फोर्स है जिसके अंदर वो ऑपरेट करते हैं और उनकी अलग एक्टिविटीज हैं. जब मैं ये चीज समझा था, मेरे को बहुत हेल्प हुआ था अपने को समझने में, ऑब्जर्व करने में, एक डीपर जाने में. आज आपको बहुत टॉप लेवल इंट्रोडक्शन होगा. इस पे डिटेल में डिस्कशन करना है तो 1 2 4 दिन तो बैठ के इसी पे बात होती रहेगी, पर आज टॉप लेवल पे डिस्कशन लें. वैसे तो ये जो पूरी वर्कशॉप हम 10 दिनों में 1 घंटे में करने की कोशिश कर रहे हैं, 1.5 घंटे में, ये 10 दिनों में पूरा शिविर होता है सुबह 4:30 बजे से शाम के 9 बजे तक. उसमें होती है बातें, पर कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी में आए. तो मैं जो हूं, शरीर के साथ इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज कर रहा हूं. अब मेरे अंदर क्या हो रहा है ये देखते हैं. मेरे जो सबसे बाहर का पार्ट है उसका बल है, पोटेंशियल या पावर डाली ना, पावर के साथ, शक्ति के साथ बल है जो कॉलम नहीं बना है. जैसे फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं ना कि फोर्स वहां लगता है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो. तो हर एक पार्ट का मेरे एक अलग पोटेंशियल है, अकॉर्डिंगली एक अलग फोर्स है जो वहां अप्लाई होता है. तो सबसे बाहर वाले पोटेंशियल का नाम है मन. नाम ही है केवल, ये वर्ड्स हैं, हम एक्टिविटीज को समझेंगे, है ना. उसके अंदर वाले का नाम है वृत्ति. तीसरे का नाम है चित्त, एक नाम दे दिए, कुड बी एनी नेम. चौथे का नाम है बुद्धि और पांचवे का नाम है आत्मा. यहां जो 3 4 और 5 हमने लिखे हैं, 3 है चित्त, 4 है वृत्ति और 5 है मन. तो जो सबसे बाहर का पार्ट हमारा मन है, ये बॉडी से कनेक्टेड होता है. मन आशा के फोर्स में चलता है और मन की एक्टिविटी है टू सेलेक्ट एंड टू टेस्ट द सिलेक्शन. मतलब कि जैसे मन एक्सपेक्ट करता है कि इफ आई एम सेलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मेरे को ये टेस्ट आएगा. जैसे मैं अभी आम सेलेक्ट करूंगा तो आम से मेरे को ये टेस्ट आएगा. ये मन करता है. स्टार्टिंग फ्रॉम मटेरियल स्टफ टू इवन कॉन्शियसनेस के डिसीजंस एंड लाइफ के डिसीजंस, कि इफ आई एम सेलेक्टिंग टू मैरी दिस पर्सन, I should have expectation होती है, I should get so and so experience in this taste from this marriage. तो this is called expectation, कि जब आप संसार से एक्सपेक्ट करते हो कि संसार से आपको ऐसा टेस्ट मिले बेस्ड ऑन योर चॉइसेस, आप जो चूज किए. तो ये है मन का काम. मन 5 सेंसेस के साथ ऑपरेट करता है. अभी ये पिक्चर तो नहीं है चित्त वृत्ति बुद्धि के साथ वाली तुरंत अवेलेबल मेरे पास. आई विल ट्राई एंड वी विल डिस्कस दिस अगेन इन कमिंग डेज. आई विल कम अप विद दैट, है ना. ठीक है. तो मन यहाँ पे आशा से सिलेक्ट करता है, मतलब जिंदगी की सारी आशाएं हमारे मन की एक्टिविटी हैं. उसके बाद जो अंदर की एक इनर पार्ट है, मन बाहर का पार्ट है जो बॉडी से जुड़ा है, सेंस ऑर्गन से, 5 सेंसेस से. बॉडी से मन जुड़ा है. मन जुड़ा है फिर वृत्ति से, नेक्स्ट इनर लेयर. वृत्ति में थॉट का फोर्स चलता है. वृत्ति में एनालिसिस होती है और कंपैरिजन होता है. डिसीजन जो है वृत्ति में लिया जाता है, उसका आउटपुट मन में दिया जाता है.
कि भाई ये डिसीजन है, तुम ये चूज करो, मन अकॉर्डिंगली चूज करता है। तो थॉट्स के बेसिस पे चॉइस निकल के आती है। तो एनालिसिस और कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन है किसी भी दो तथ्यों का वैल्यू को कंपेयर करना। ठीक है, कि आपने मेरे को कोई भी दो बातें बोली, दो स्टेटमेंट्स दिए, या फिर आपने दो चॉइसेस दी, तो मैं उन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं कि मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल क्या है। अब वैल्यू चूज करने में मेरी नजर हो सकती है चाहे मेरे अपने लाइक डिसलाइक की, कि मैं क्या पसंद नापसंद करता हूं, या फिर मेरा बेनिफिट किस चीज में है, या मेरा बॉडी का हेल्थ किस चीज में है बेनिफिट, या मेरा प्रॉफिट किस चीज में है। तो उसके बेसिस पे कंपेयर करूंगा चॉइसेस को या चीजों को, है ना, या लोगों को, रिलेशनशिप्स को। या फिर मैं चूज करूंगा न्याय, धर्म और सत्य पे, मतलब जस्टिस। धर्म का मतलब माई इनेटनेस, इनेट नेचर, इनेटनेस को एग्जिस्टेंशियल इनेटनेस बाय लॉज ऑफ नेचर, जो मैं जैसा हूं या जो संसार जैसा है मैं उसके बेसिस पे चूज करूंगा, या मैं ट्रूथ के बेसिस पे चूज करूंगा। तो इंसान चाहे अपने प्रिय अप्रिय, लाइक डिसलाइक, बेनिफिट प्रॉफिट के बेसिस पे डिसीजंस ले, फियर के बेसिस पे डिसीजंस ले, मैं कंपेयर करे, या फिर वो कंपेयर करे जस्टिस और इनेटनेस के ऊपर, वो बात अलग है। पर कंपैरिजन होता है कि मैंने जो भी पिवट चूज किया, उस पिवट के हिसाब से कौन सी चीज ज्यादा वैल्यूएबल है। एनालिसिस क्या होती है? हमारी थॉट में एनालिसिस होती है। जैसे कि अभी मानिए कि ऊपर मुझे जोर से आवाज आई कि कुछ चीज टकराई, तुरंत मेरा माइंड ने एनालाइज किया, अच्छा बाहर हवा चल रही है, छत पे दरवाजा खुला रह गया होगा और वो आके बंद होके हवा से टकरा रहा है। ये एनालिसिस हो गई कि आप किसी भी पॉसिबिलिटी को ब्रेकअप दे के एक्सप्लेन करते हैं कॉज एंड उसके इफेक्ट पे, चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जोड़ के एनालिसिस हो पाती है। पार्ट्स में किसी भी प्रॉब्लम को तोड़ के उसके पार्ट्स का रिलेशनशिप अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एनालिसिस है। तो थिंकिंग जो है हमारी, ये वृत्ति में होती है। थर्ड पार्ट आता है हमारा चित्त। चित्त में चित्रण, इमेजिंग। इससे हमारा क्या मतलब है? जो चित्त है, एक सेकेंड, यहाँ तेज आंधी आ गई है जी। तो जो चित्त है, चित्रण जो इसमें होता है, मतलब जो जो भी हम अजम्पशंस लाइफ में लेते हैं ना, जैसे कि जो भी हमने सच माना है, उन सच के हिसाब से हमें एक संसार की पिक्चर बन के निकल के आती है कि संसार ऐसा है, मैं ऐसा हूं, संसार ऐसा है। एक इमेज बनती है वर्ल्ड की और सेल्फ की, उसको चित्रण बोला। सारे अजम्पशंस हमारे मिलके वो इमेज बनाते हैं, ये है हमारा चित्रण। साथ ही साथ इस चित्रण में ये भी होता है कि सारे जो पांचों सेंसेस का इनपुट मन से आया ना, उसका जो पूरा स्क्रीन है जिसपे वो प्रेजेंट होते हैं सेंसेस, एक प्रकार से जिसपे वो पूरे आके चित्रण हो पाता है उनका, वो है हमारा चित्त। मतलब कि मैं चाय को टेस्ट किया तो सेंस ऑफ टेस्ट भी कैसा लग रहा है, उसका जो फीलिंग है उसको फील करना, वो हमारे चित्त में होता है। हमारे इमोशंस भी जो हम फील करते हैं वो चित्त में होते हैं। हमारी सारी फीलिंग का काम चित्त का ही होता है। और चित्त किस चीज में चलता है? डिजायर के फोर्स में। मतलब हमारी सारी इच्छाएं चित्त से निकल के आती हैं। चित्त का काम है कि चीज को फील करना, टू फील इट। ये चित्त का फोर्स है, उसके अंदर इमेजिंग करता है। चित्त का जो दूसरा पार्ट है, जो अभी दिखाया नहीं है पिक्चर में, वो है कंटेम्पलेशन या इवैल्यूएशन। वो हमारा गहरा पार्ट सेल्फ का वहां से शुरू हो जाता है। पर जब तक हम लोग एनिमल कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, मतलब हम डीपर ह्यूमन कॉन्शियसनेस में नहीं आए, हम इन 5 एक्टिविटीज के साथ जीते हैं। इनफैक्ट 4.5 बोली गई, पर ब्रॉडली देखें तो हम सेलेक्टिंग, टेस्टिंग, एनालाइजिंग, कंपेयरिंग और इमेजिंग के बेसिस पे जीते हैं। हम डीपर सेल्फ जो है ना, नंबर 1 नंबर 2 अनयूज्ड होता है, 3 का भी आधा पार्ट अनयूज्ड होता है। इस टोटल एक्टिविटीज को जो अभी तक हम डिस्कस किए, इसको एक शब्द दे दें, अगर वर्ड दे दें,
तो इसको इमेजिनेशन बोल सकते हैं, है ना। इसी में थोड़ा चित्त के चित्रण में और क्लैरिफिकेशन दूं तो इवन जब हम शब्द भी चूज करते हैं ना कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, उसका भी एक चित्रण चित्त में निकल के आता है, फिर वो थॉट बनता है वृत्ति में बाद में। सारी मेमोरीज भी चित्त में स्टोर्ड होती हैं, सारी इमेजेस, सारी स्मेल, सारी टच की फीलिंग्स, ऑल फीलिंग्स आर स्टोर्ड इन द चित्ता। चित्रण के थ्रू वो दिखती भी हैं हमको। जब ये मेमोरी याद करते हैं, एक स्मेल भी याद आ जाती कई बार, तो वो चित्त का काम है। तो ये टोटल एक्टिविटीज अगर हम मिलाएं तो इसको एक शब्द दे दिए, वर्ड दे दिए, इमेजिनेशन। जो जब तक हम लोग सही समझ डेवलप नहीं हुई है हमारे अंदर, तब तक हमारा पूरा वर्क और बिहेवियर इमेजिनेशन के बेसिस पे चलता है, नोइंग के बेसिस पे नहीं चलता। इमेजिनेशन के बेसिस पे टोटल एक्टिविटीज निकलती हैं। अब इमेजिनेशन कैसे निकलती है? नंबर 1 फैक्टर इमेजिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी प्री कंडीशनिंग है। मतलब सारी मान्यताएं, मतलब वो सारी बातें जिनको मैंने बिना जाने सच मान लिया है। बिना जाने सच जो मान लिया है उसे कह रहे हैं प्री कंडीशनिंग। जैसे कि मैंने सच मान लिया है कि मेरी लाइफ में सक्सेस का मतलब है एक अच्छा करियर, ये प्री कंडीशनिंग हो गई। जैसे कि मैंने सच मान लिया है कि मेरा पति तो कभी सुधर ही नहीं सकता, है ना, तो ये भी प्री कंडीशनिंग हो गई। इस प्रकार के बहुत एग्जाम्पल्स हैं। या फिर मेरा क्लाइंट एकदम घटिया इंसान है, ये कभी भी ईमानदारी से काम नहीं करेगा, ये भी अजम्पशन हो गया जो वेरीफाइड नहीं हुआ, है ना। या फिर मेरी वाइफ घर में लेट आ रही है शाम में, तो मैंने अज्यूम किया हुआ है जनरली ये लेट आती है, किसी से मिलने जाती है ये पक्का, और मुझे बताती नहीं है है ना, तो वो भी अजम्पशन है। दूसरी चीज सेंसेशन से ड्राइव होता है। जब तक समझ नहीं बनी ना, या तो लाइफ की सारी चॉइसेस प्री कंडीशनिंग से आती हैं कि भाई करियर सक्सेस ही जीवन का सक्सेस है, तो मैं पूरा फोकस करियर पे ही देता हूं, बाकी चीजें साइड में करके। दूसरी चीज सेंसेशन से आती है। अगर मैं सेंसेशंस पे बहुत ज्यादा निर्भर हूं, है ना, आई एम मोर ऑफ एन एंजॉयर अगर, तो फिर आई विल ऑलवेज रन टुवर्ड्स प्लेजरेबल सेंसेशंस and I will run away from sensations I don't like. When I don't get pleasurable sensations, I will feel bad. When I get unpleasurable sensations, I will feel bad again. So, but I will keep running towards pleasurable sensations or away from them. मेरी सारी लाइफ की थॉट सेंसेशंस के बेसिस पे होगी। जैसे कोई यूथ है अगर, या कोई इंसान है जिसपे सेक्स की फोर्स अभी बहुत भारी है, तो वो जब भी किसी इंसान से दूसरे मिलेगा, मानिए ऑपोजिट सेक्स के या सेम सेक्स के, है ना, जिसकी जो भी उसकी पसंद हो, पर जब भी दूसरे से मिलेगा वो हमेशा उसके तरफ प्राइमरली सेक्सुअल आंखों से देखेगा सबसे पहले। अगर वो फिजिकली अट्रैक्टिव है तो वो उसकी तरफ भागेगा, है ना, और वो अपने रिलेशनशिप्स भी सेक्सुअल अट्रैक्शन के कारण चूज करेगा। दिन भर फेसबुक पे उसी से चैट करेगा, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेगा, वीकेंड पे भी उससे मिलने जाएगा। मतलब उसकी सेंसेशन की जो क्रेविंग है वो उसकी लाइफ को डिराइव करेगी। किसी को मानो कि बहुत कपड़े खरीदने का शौक है, सुंदर आंखों को सुंदर दिखे मेरा शरीर, वो कपड़े खरीदने में बहुत खर्च करेगा। बहुत सारे जोड़ी जूते के होंगे, गिनती भी नहीं होगी, बहुत सारे जोड़ी कपड़ों के होंगे। बच्चे भी घर में पैदा होंगे, उनको भी बहुत सारे, 1 साल से पहले ही 20 जोड़ी कपड़े आ जाएंगे। पूरी फैमिली खूब कपड़े खरीदेगी। उसके बाद आंखों को देखने को और पसंद है तो खूब पेंटिंग्स खरीद के भर दिया जाएगा, घर म्यूजियम की तरह सज जाएगा। तो सेंसेशंस के कारण हम ड्राइव होएंगे, वो हमको लेके जाएंगी कहाँ जाना है हमने, है ना। अपनी इवन माने किसी को ड्रिंकिंग पसंद है, अल्कोहल, तो वो अपने दोस्त चुनेगा अल्कोहल के बेसिस पे, इंस्टेड कि वो संगत चुनूं जहां मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं। तो जब तक हम समझे नहीं, हम प्री कंडीशनिंग या सेंसेशन पे ज्यादा जीते हैं। पर अब समझने का द्वार कहां से खुलता है? जीवन में भले का द्वार और समझने का द्वार खुलता है जब हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे अपनी सारे अजम्पशंस को वेरीफाई करते हुए चलते हैं।
ये जो पार्ट, जो नंबर 3 का एरो जो आ रहा है, ये जो ब्लैंक पार्ट है, उसका नाम है चिंतन या इवैल्यूएशन या कंटेम्पलेशन। व्हेन वी स्टार्ट कंटेम्पलेटिंग, मतलब हर चीज का मेरे लिए सही वैल्यू क्या है, मेरा चित्त मुझे बताता है कि मेरे लिए मेरे हस्बैंड वाइफ में हार्मनी की क्या वैल्यू है वर्सेस कि हमारे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं। ये आंसर चित्त में निकल के क्लियर आ जाता है ना। तो जब हम अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस, जिसके दूसरे शब्द हैं इनर वॉइस, कॉन्शियंस, उससे जीने लगते हैं, तो फिर हमारे लाइफ में जो सच्चाई है, जो नॉलेज है, उसका इंट्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। हिंदी में कहें तो साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार नंबर 3 से होने लगता है। तो यही है पर्याय, इस कोर्स में हमारी प्रोसेस भी है कि सेल्फ वेरिफिकेशन जो हम बोलते हैं हर सेशन की शुरुआत में, वो ये है कि वेरीफाई करें हर चीज को अपने अंदर गहरे कि इसका वैल्यू क्या है, एक एसेंस में वैल्यू क्या, एक फीलिंग आएगी आपको, उसके लिए थॉट नहीं लगेगा। देखिए थॉट क्लियर अलग दिखा दिए ना हम, थॉट एक अलग चीज है, ये आउटर डायमेंशन है हमारा। आपको एक फीलिंग में वैल्यू आएगा क्लियर किसी भी चीज का, ये फीलिंग आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस है। इंट्यूशन या कॉन्शियंस ये बताएगी। जब तक हम सेंसेशन प्री कंडीशनिंग से जीते हैं तब तक हम परतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगर सेंसेशंस चाह रहा हूं कि संसार से मुझे ये सेंसेशंस मिले या फिर ये ना मिले, तो मैं संसार पे डिपेंडेंट हो गया ना कि भाई तुम मुझे पूरा करो। जब तक हम प्री कंडीशनिंग और मान्यताओं में जी रहे हैं, मतलब बिना जाने जो बात माने जी रहे हैं, तो हम फिर औरों की कही हुई बातें मान के जी रहे हैं। जैसे कि बेटा डिग्री लो, करियर बनाओ और यही जीवन की सक्सेस है। तो हम फिर परतंत्र होके जी रहे क्योंकि किसी और ने हमको बोल दिया, जीने का रास्ता उसने दिखा दिया। भाई कहाँ पे तुम किस गली में जाओ वो बता रहा है कि तुम इस गली में जाओ, उस रोड पे जाओ, तुम्हें वहां जाना है। हमने खुद चूज नहीं किया अपना रास्ता, तो हम फिर गुलाम हैं। प्री कंडीशनिंग में हम गुलाम हैं, हम एक्सपेक्टेशंस में अटैच हो जाते हैं लोगों से कई बार, क्योंकि हम चीजें सही जाने नहीं हैं और मान लिए हैं, तो बिना जाने माने रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस निकल जाती हैं, तो फिर अगेन गुलामी हो गई। पर जब हम सच्चाई को जानकर जीते ना, और वो जानना शुरू होता है अपने इंट्यूशन से या नेचुरल एक्सेप्टेंस से कि हर चीज की क्या वैल्यू है, तो हमें सच वहां पे दिखने लग जाता है। ये हमारा गहरा सेल्फ एक्टिवेट होने लगता है। एक ह्यूमन बीइंग की प्रोग्रेस में जब तक वो मैच्योर होना तब शुरू होगा जब उसका दूसरा पार्ट एक्टिव होना शुरू होगा, जो हम आगे देखेंगे। यहां तक आप सोसाइटी जो आज की जी रही है, most of us are living in this state most of the time, not all the time, sometimes we use our intuition also, but most of the time we are living based on this preconditioning and sensations, based on desire, thought, expectations only. तो स्वतंत्र होने का, जीने का रास्ता शुरुआत है मेरे कंटेम्पलेशन से। तो प्री कंडीशनिंग क्या हुई? अज्यूमिंग विदाउट नोइंग, है ना, डिपेंड्स ऑन समथिंग और समवन आउटसाइड एंड दिस कीप्स चेंजिंग। आज मैं माना हूं कि इंजीनियरिंग का करियर अच्छा है, कल मानूंगा एमबीए का अच्छा है। और हम कभी भी श्योर नहीं होंगे कि मेरे को फाइनली इससे सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं, ये मेरा गेस है बस कि एमबीए करके जीवन सक्सेस हो जाएगा, है ना, ये गेस है। हमें विश्वास नहीं है कि ये फॉर श्योर गारंटीड यही रिजल्ट देगा, है ना। जैसे कि अगर मैं बॉल हवा में उछालूं तो आई एम श्योर वो नीचे गिरेगी। हमें वो विश्वास अपनी लाइफ में नहीं होता जब हम प्री कंडीशनिंग से जीते हैं, मतलब अनवेरिफाइड अजम्पशंस। सेंसेशन भी आप देख लिए, है ना, कि फेवरेबल सेंसेशन मिले सेंसेस से। अब हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने में हमारे लिए प्राइम फैक्टर क्या है? इट मस्ट बी टेस्टी, नॉट दैट इट मस्ट बी नेसेसरी। आप जैसे छोटे बच्चे को देखिए ना, उसको हम दवाई देंगे विच इज नेसेसरी बट नॉट टेस्टी, वो नहीं खाता, है ना। हम भी शायद अभी भी वैसे ही हैं काफी हद तक। हमें नेसेसरी मतलब न्यूट्रिशियस हो कि ना हो, हमें टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, जब तक हम बाहर के सेंसेशन से जिए। तो आप प्रायोरिटी देख रहे हैं, टेस्टी नेसेसरी मोर इंपॉर्टेंट देन टेस्टी अननेसेसरी। एंड आई टोटली डोंट वांट, मतलब टेस्टलेस अननेसेसरी से मुझे मतलब नहीं है, हो कि ना हो। इनटॉलरेबल से तो मैं दूर भागूंगा, है ना। तो क्रेविंग एवर्जन। फिर नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या चीज है?
मतलब जो हमारा एक पर्पस है ना, जो हम बने, मतलब सृष्टि ने हमारा निर्माण किया, आपका निर्माण किया, जो आप एक कॉन्शियस यूनिट हो इस नेचर में, है ना। मैं हूँ आयुष के रूप में, आप सब एक एक कॉन्शियस यूनिट हो, हम सब, हमारा जो निर्माण हुआ, हमारा एक बनने का तरीका है, एक सिस्टम है, एक तंत्र है। जैसे एक पेन बनता है ना, एक पेन का सिस्टम होता है कि पेन कैसे चलता है, उसी प्रकार से हमारा भी एक सिस्टम है जिससे हम बने हैं। और उसी सिस्टम, बाकी शेष नेचर, रेस्ट ऑफ नेचर का एक टोटल सिस्टम जो है, उसमें हमारा सिस्टम एक रोल प्ले करता है जो कॉम्प्लीमेंट्री है। ये इनेट रोल है हमारा नेचर में, उसको हम कहे इनेटनेस, या धर्म भी बोल सकते हैं, है ना। ये पर्पस भी बोल सकते हैं, व्हाट टू बी। मतलब इस चीज को हम कभी अपने से अलग कर ही ना पाएंगे चाह के भी। जैसे कि मैं हमेशा सुखी रहना चाहता हूं, ये चाह कभी ना जाएगी मेरे से, अकेले में नहीं, संसार के साथ हार्मनी चाहता हूं, हर ह्यूमन बीइंग में है ही है, ये इनेटनेस है ह्यूमन बीइंग। तो जब हम नेचुरल एक्सेप्टेंस से जीते हैं, जो चित्त के चिंतन से शुरू होती है, तो इट लीड्स टू हार्मनी विद इन, एंड विश्वास के साथ हम डिजायरेबल आउटकम के साथ जीना शुरू कर पाते हैं, क्योंकि नॉलेज आने लगती है। नॉलेज के कारण हम उस नॉलेज से जीना शुरू करते हैं, तो हार्मनी आनी शुरू हो जाती है ना। रिलेशनशिप्स में क्या होता है जब हम नेचुरल एक्सेप्टेंस से जीते हैं? म्यूचुअल फुलफिलमेंट होती है, कॉम्प्लीमेंटेरीनेस होती है, लड़ाई नहीं होती, विरोध नहीं होता, कम होने लगता है। जितनी ज्यादा हम नेचुरल एक्सेप्टेंस से जीने लगेंगे पूरे दिन होश में, हमारे रिश्तों में ऑपोजिशन उतना ही कम होने लग जाएगा। उतनी ही हार्मनी को अगर हम देखें, तो हम नेचर के साथ और शेष सोसाइटी के साथ म्यूचुअल एनरिचमेंट में जीने लग जाएंगे, इंस्टेड ऑफ लिविंग इन म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसे आज चल रहा है। हम लोग बाकी शेष को एग्जिस्टेंस के साथ भी कंफ्लिक्ट में नहीं, को एग्जिस्टेंस में जिएंगे, कॉम्प्लीमेंटरी होके, ऐसे होने लग जाएगा। तो अभी तक कोई क्वेश्चंस आप लोगों के? अगर नहीं है तो ओके, ठीक है। तो बिफोर वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें अपने डिजायर्स और कन्फ्लिक्ट्स की इनर स्टेट की बात है, या चलिए पहले स्लाइड डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं इस पे, पोल पे। तो अगर हम अपने अंदर देखें, तो दो स्टेट्स हैं हमारी जो हो सकती हैं। जो हम हार्मनी जिसको बोल रहे हैं ना, म्यूजिक, ये ऊपर वाली स्टेट है, आप म्यूजिक के आइकन्स देख रहे हैं, या फिर नीचे वाली कंफ्यूज्ड और केओटिक स्टेट है माइंड की, है ना। तो जब अगर हम देखें एक चीज ना, हमारे सबसे पहले चित्त में डिजायर्स आते हैं। जो एक सेल्फ है ना, सेल्फ मटेरियल फोर्सेस से दुनिया में फ्री है, मतलब ग्रेविटी मेरे पे एक्ट नहीं करती है, मेरी बॉडी पे करती है, राइट। पर मैं इच्छाओं के फोर्स में बंधा हूं, अपने विचारों के फोर्स में बंधा हूं, और अपनी आशाओं के फोर्स में बंधा हूं। उसमें भी सबसे पहले मेरी इच्छाएं आती हैं, फिर इच्छाओं से मेरे विचार निकलते हैं कि भाई ये इच्छा कैसे पूरी हो, फिर उन विचारों से मेरी आशाएं निकलती हैं दुनिया से, कि मैं ये चॉइस ले रहा हूं तो मुझे ये रिजल्ट होना चाहिए। सबसे पहले डिजायर आते, उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए माइंड का कंपैरिजन एनालिसिस चलता, अकॉर्डिंगली माइंड डिसीजन लेता कि भाई ये चॉइस लो, मन को वो इंफॉर्मेशन देता, इंस्ट्रक्शन, मन वो चॉइस लेता, फिर माइंड एक्सपेक्ट करता कि भाई रिटर्न में ये आउटकम आए, मेरे को ये टेस्ट, है ना। तो फर्स्ट स्टेट है ऊपर वाली, जब मेरे सारे डिजायर्स हार्मनी में हैं, मेरे सारे थॉट्स हार्मनी में हैं, मेरे सारे एक्सपेक्टेशंस हार्मनी में हैं, मतलब इनमें आपस में कंफ्लिक्ट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं जब नेचुरल एक्सेप्टेंस से जीने लग जाता हूं, अपने सहज स्वभाव से सहज होके जीता हूं, तो इनर कन्फ्लिक्ट मेरे नहीं होते हैं। पर जब मैं अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे, सेंसेशन और प्री कंडीशनिंग के बेसिस पे ही जी रहा हूं, डीपर सेल्फ का कोई रोल नहीं है मेरी लाइफ में, मेरी बुद्धि का रोल नहीं, मेरी आत्मा का रोल नहीं, ना ही मेरे चिंतन का रोल है, तो मेरे अंदर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं।
कंफ्लिक्टिंग डिजायर्स ही आ जाते हैं मेरे अंदर। आप खुद देख सकते हैं हमारे कितने डिजायर्स में कंफ्लिक्ट होता है। उन डिजायर से जो थॉट्स निकलते हैं उनमें भी कंफ्लिक्ट हो जाता है। जैसे कि एक मेरा डिजायर है कि भाई मेरा बच्चा भी हो, दूसरा भी मेरा डिजायर है कि यार मेरे को अपनी आजादी बहुत पसंद है ना। यही डिजायर में ही कंफ्लिक्ट हो गया। फिर थॉट लेवल पे भी कंफ्लिक्ट होता है। चलो कि ठीक है, बच्चा भी मेरा हो पर लड़का हो लड़की ना हो, एक उदाहरण दे रहा हूं, कंफ्लिक्टिंग थॉट आ गया, है ना। एक्सपेक्टेशन में भी कंफ्लिक्ट्स आ जाते हैं हमारे औरों से, कि भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी वाइफ हमेशा मुझसे मीठा बोले। ये भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जब मैं उससे कितना भी बुरा बोलूं फिर भी मुझे मीठा बोले। तो ये कंफ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस भी आने लग गए हमारे। तो आप देख रहे हैं बम पटाखे फूट रहे हैं। ये जो ड्राइंग बनाई है इसमें ये पर्याय है कि आपस में कंफ्लिक्ट है तो एक्सप्लोजन हो रहे हैं हमारे अंदर, इसीलिए हमारा एक्सप्लोसिव बिहेवियर हो जाता है ना। वी एक्सप्लोड विद इन एंड आउटसाइड विद द वर्ल्ड, राइट। सो ये स्टेट ऑफ बीइंग होती है। तो अब हमारा क्वेश्चन है, इसी पे एक पोल लेते हैं, है ना, कि हमारी स्टेट ऑफ बीइंग ज्यादातर किस स्टेट में रहती है इन दोनों में से, हार्मनी में कि इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में। आई एम लॉन्चिंग द पोल, प्लीज देखिए। मतलब कि हम कितना कन्फ्लिक्ट या हार्मनी पाते हैं अपने अंदर, ये है ब्रॉडली सवाल, है ना। कि अगर हम जब भी कन्फ्लिक्टेड होते हैं ना, चाहे कन्फ्लिक्ट 4 लेवल्स के, मेरा अपने साथ कन्फ्लिक्ट, मेरा किसी दूसरे इंसान से कन्फ्लिक्ट, मेरा दो थॉट्स में कन्फ्लिक्ट, एक्सपेक्टेशंस में कन्फ्लिक्ट, मेरा नेचर के साथ कन्फ्लिक्ट, है ना। तो जब कन्फ्लिक्ट होता है तो प्रूफ क्या होता है, हम इरिटेटेड हो जाते हैं, या डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, या गुस्से में आते हैं, इनडिसाइसिव हो जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करूं, मैं ये करूं कि मैं वो करूं। ये कन्फ्लिक्ट आ जाता है बहुत बड़ा। एंग्जाइटी आ जाती है कि भाई क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या हो गया, फियर आ जाता है। ये सब कन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस है। तो यहाँ पे एक अपना हो जाए कि हम कन्फ्लिक्ट कितना नॉर्मल फील करते हैं। आप पल्लवी शॉर्ट में शेयर करना चाहेंगे अपना जो कन्फ्लिक्ट फेस कर रही है इन दिनों में? अच्छा, शेयर कीजिए। ओके। सो हाँ, मतलब ये जो अपोजिंग डिजायर्स होते हैं कि देयर कुड बी टू डिजायर्स, टू डिफरेंट डिजायर्स, एंड जो दोनों डिजायर है वो खुद मैं खुद ही चाहती हूँ। सो अगर आपके अंदर मतलब अगर सेल्फ के अंदर क्लैरिटी नहीं है, या फिर लैक ऑफ जजमेंट है, या फिर नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है, बिकॉज कई सारे डिजायर्स होते हैं कंडीशनड होते हैं, या फिर कई सारे डिजायर्स होते हैं सिचुएशन ड्रिवन होते हैं। जैसे कि मैं अभी क्या फेस कर रही हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ, सालिक में हूँ, गाँव में हूँ, आयुष के साथ ही हूँ, यहाँ पे स्टे कर रही हूँ, एंड माई स्टे गॉट एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। सो आई केम हियर टू एक्सप्लोर अ न्यू लाइफ in the village doing some you know मतलब कुछ social cause के साथ मैं करना चाह रही थी, and I really like this place so much that I've fallen in love with this place, the people, and now that the lockdown is getting over, I have to go back to my state where my child is there. So my child is in a different state. Now the challenge with me is I know that if I go to the state, given the current situation, I will not be able to come back here soon. एंड वो जो एक सेपरेशन है, मे बी टेम्परेरी सेपरेशन ही है, दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ distress in my heart. Now I am faced with two things: either I extend it and let my son stay with his grandparents, that my duty as a mother does not allow me to do, कि मैं अपने सेल्फ को आगे रखूं और बच्चे के पास ना जाऊं। तो बच्चे के पास जाना धर्म है, मातृत्व धर्म है, और साथ ही मेरी एक सेल्फ की नीड है कि आई वांट टू स्टे हियर। So there are two different desires, और वो मेरे खुद के अंदर है। And I think we face a lot of situations like these. Yes. तो 17 लोगों ने वोट कर दिया है। लास्ट में कोई डालना चाहे तो डालें, वरना क्लोज करते हैं पोल को। तो कन्फ्लिक्ट जो हमारे होते हैं ना,
जी, तो पोल एंड कर रहा हूं। ये रिजल्ट्स आए हैं। कि हम सब कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्टेड तो फील करते ही है ना। हाँ जी, सॉरी, रिजल्ट शेयर नहीं किए मैंने। हाँ जी, ये रहे, ये रिजल्ट्स हैं कि ऑल ऑफ अस डू फील कन्फ्लिक्टेड, है ना। हम लोग, मैं खुद अपनी जर्नी बताऊं तो मैं एक दिन में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड होता था पहले। अब मैंने पाया है कि कम होने लगा है, काफी कम हो गया है पहले से। तो ये कन्फ्लिक्ट्स हम सबके हैं, तो ये हम स्टेट देख सकते हैं कि क्योंकि अभी तक हम नेचुरल एक्सेप्टेंस पूरी अपनी पकड़ नहीं पाए हैं और उसके साथ जीने की प्रैक्टिस नहीं बनी है अवेयरनेस में, इसीलिए कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो जब हम नेचुरल एक्सेप्टेंस से ना जिए तो हमारी जो इमेजिनेशन है वो रैंडम होती है। आप देखते हो ना, दिन में कितने रैंडम थॉट्स आते हैं, कभी भी रैंडमली हम किसी भी दुनिया में पहुंच जाते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स चलते रहते हैं मन में, मतलब एक डायरेक्शन, पर्पस, फ्लो नहीं दिखता हमको, एक कंफ्यूजन रहता है लाइफ में, है ना। तो ये इमेजिनेशंस आपस में कॉन्ट्रेरी हो जाती हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन हमारा किन में आता है? डिजायर्स में, थॉट्स में, एक्सपेक्टेशन। ओके, सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन डिजायर, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस, कई बार हमारी नेचुरल एक्सेप्ट ऐसा भी होता है कि हम कुछ कर तो रहे हैं, हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस मना कर रही है कि भाई ये, अभी ऑडियो ठीक है क्या? इज द ऑडियो ओके नाउ? ओके, सो बेटर ओके, ऑल राइट। सो आर नेचुरल एक्सेप्टेंस, हमें कई बार अंतर मन की आवाज, कॉन्शियस बोलता है कि ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं, पर फिर भी हम मजबूर होते करते ना। हमारे इतना स्ट्रांग डिजायर होता है कि हम मजबूरी में वो चीज कर जाते हैं, जैसे डिजायर से मजबूर हो गए, तो वो भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो हमने अपनी लाइफ में ना, और शायद कई अगर लाइफ टाइम्स में आप मानते हो, हमने बहुत सारे डिजायर्स एक्यूमुलेट कर लिए हैं, उसके साथ बहुत सारी मेमोरीज एक्यूमुलेट कर ली हैं, और उन मेमोरीज से हमारे बहुत सारे अजम्पशंस एक्यूमुलेट हो गए हैं, प्री कंडीशनिंग। तो उसके कारण कई सारे अजम्पशंस, प्री कंडीशनिंग अनट्रूथ पे बेस्ड हैं, जो इल्यूजन है, जो सच नहीं, वो हमको प्रॉब्लम दिलाते हैं। तो हार्मनी तब आती है जब कॉन्ट्रडिक्शन सारे गायब हो जाते हैं लाइफ पे। तो अगर हम आज देखें ना, तो हमारी हालत है कि few of our desires come from our natural acceptance, most desires are from preconditioning and sensation. So जिसको हमने कहा परतंत्रता में जीना, फ्रीडम ना होना, गुलामी होना। तो हम देखें, अब अपने को स्वतंत्र होना है। स्वतंत्र का इंग्लिश में शब्द फ्रीडम एक शब्द है, पर फ्रीडम मनमौजी भी हो जाती कई बार। हम बोले सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, स्वतंत्र, मेरे अपने तंत्र, मेरा जैसे तंत्र है मैं वैसे जीऊं। जैसे पेन का तंत्र है ना, पेन की ऑर्गेनाइजेशन है, पेन वैसे बेस्ट काम करता है। पेन की रिफिल निकाल दूं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो मैं जैसा हूं वैसा मैं पूरा काम कर सकूं, उसको स्वतंत्र बोले। तो सबसे पहले कांस्टेंट सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, नंबर 1 एफर्ट। कल भी सवाल आया था कि कैसे भाई हम इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज बनाएं, तो उसका प्रोसेस है कांस्टेंट सेल्फ अवेयरनेस ऑल द टाइम, जितनी हो सके, जिसके लिए मैं बोला कि फोन में रिमाइंडर भी डाल सकते हैं, है ना, पर अदरवाइज अपनी खुद की प्रैक्टिस, होश में जीना। नंबर 2, मेरे अंदर जो भी चल रहा है दृष्टा, सीयर के रूप में, उसे देखते रहना। द सीयर इन मी इज एक्टिव नाउ। सीयर मस्ट बिकम द प्राइमरी पर्सन, मतलब, और द प्राइमरी कंपोनेंट। पार्ट ए इज आई एम कॉन्स्टेंटली द सीयर। सीयर बेहोश नहीं है, उसको मैं वॉचमैन भी बोलता हूँ अपने बच्चों के साथ जो आते मेरे पास, वो लोग बोलते हैं हाँ भैया वॉचमैन अभी जागा हुआ है। दूसरी चीज कि कांस्टेंट इवैल्यूएशन होता रहे कि मेरे अंदर जो भी डिजायर्स आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं, उसको अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे इवैल्यूएट करता रहूं। मतलब जैसे
अभी मेरे को थॉट आया, मेरे को सबसे, मैं सियर हूं और मुझे दिख रहा है कि मैं हार्मोनिक हो गया, मुझे गुस्सा आ रहा है सामने वाले पे, है ना। जैसे ये बच्चा जो मेरे पास है, ये बार बार जिद कर रहा है और मुझे अब गुस्सा आने लगा है। एक मेरे को मन होने लगा है कि मैं इसे थप्पड़ मार दूं, ये भी मुझे दिख रहा है, मैं देख रहा हूं। तो अगर मैं होश में सियर के रूप में बैठा हूं ना, तो ब्यूटीफुल चीज क्या होती है, कम से कम मुझे दिखने तो लगता है कि मेरे अंतर मन से बोल रहा है कि नहीं, थप्पड़ मारना ठीक नहीं है, ना ही तुम्हारा गुस्सा करना ठीक है। ये आवाज सुनाई देने लग जाती है। सबसे पहली बात, ये आवाज हमें इवैल्यूएशन करने में हेल्प करती है कि अभी जो डिजायर आ रहा है कि भाई मैं उसको थप्पड़ मार दूं, है ना, या फिर अपने क्लाइंट को गुस्से वाला ईमेल लिख दूं, है ना, तो इस चीज को मैं तुरंत इवैल्यूएट कर पाता हूं कि ये भाई ठीक है कि नहीं है। जब इवैल्यूएशन हो जाता है ना, ओवर टाइम ऐसा होने लगता है कि जो भी डिजायर्स नेचुरली एक्सेप्टेबल है वही रहने लगते हैं। जो डिजायर्स एक्सेप्टेबल नहीं है, जो थॉट्स हमारी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ड्रॉप होने लगती हैं। कभी आपके साथ लाइफ में हुआ होगा किसी सिचुएशन में कि जैसे ही आप होश में आए, तुरंत आपका गुस्सा जाने लगा बिना एफर्ट के। तो होगा क्या, तो जीने में हमारा इस कांस्टेंट प्रोसेस से हमारा जो अच्छी डिजायर्स हैं, जो सही थॉट्स हैं, वो हमारे अंदर स्टेबल होने लगेंगे, राइट अजम्पशन स्टेबल होने लगेंगे, रॉन्ग अजम्पशंस जो नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल हैं वो खुद गिरने लगेंगे। इस पे एफर्ट नहीं करना होगा, ये एफर्टलेस होगा। बस ऑब्जर्व करना, इवैल्यूएट करना, खुद डीपर सेल्फ चॉइसेस भी नेचुरली लेने लग जाएगा, है ना। सो एग्जाम्पल दें। अब ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, मेडिटेशन की बात करें। अभी तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का, एनी क्वेश्चन सो फार? आयुष जी, आपने, मेरे पास एक जो सवाल है, तो जैसा कि हम लोगों ने, आपने बोला कि गुस्सा हो जाता है इमिडिएटली, तो वी कैन नॉट कंट्रोल, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप। सो इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस किया जाता है डिफरेंट वे में, तो भी फिर कई जगह हम लोग कंट्रोल मिस हो जाते हैं, तो भी हमको इसको कैसा बना के रखना पड़ता है एक्चुअली। हाँ जी, तो उसी का हम प्रैक्टिस बता रहे हैं। ये वाली स्लाइड पे आते हैं, मैं वापस पिछली स्लाइड पे चलता हूं। तो ए और बी पे ध्यान दीजिएगा, मैं ये शेयर करूंगा ना प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम होश में रहें, कंटिन्यूअस सियर की तरह। नंबर 1, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं भैया, है ना। तो मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे होश में जीने से ही ना सारे अच्छे काम शुरू हो गए। 80% ऑफ द जॉब इज डन इफ आई एम इन स्टेप 1, इफ आई हैव सक्सीडेड। 80% of the work will be done. It will take its due course, but it will start happening. सेकेंड स्टेप है कि जब मैं होश में सियर हूं इस टाइम, तो मैं अपने गुस्से के फीलिंग को देख रहा हूं ना, तो खुद होश में जीने से नेचुरल एक्सेप्टेंस का ट्रिगर ऑन हो जाता है। खुद अंतर मन की आवाज हमें बताने लगती है और गाइड करने लगती है, तो थॉट्स भी और फीलिंग्स भी अकॉर्डिंगली अलाइन होने लगेंगे। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि आपके ऊपर गुस्से का फोर्स कम हो गया है। ऑफ कोर्स इवैल्यूएशन जो शब्द हम बोले, उसमें जो हम समझ रहे हैं ना इन बातों को, अपने को जो अपना तंत्र समझ रहे हैं, अपने को पूरा समझ के इवैल्यूएशन होना है। मतलब कि इस सिचुएशन में जस्टिस क्या है। जस्टिस का मतलब म्यूचुअल फुलफिलमेंट, नॉट पनिशमेंट, है ना। इस सिचुएशन में दोनों के लिए फुलफिलिंग आउटकम क्या हो सकता है। बच्चे को थप्पड़ मार दिया तो बच्चा तो समझेगा नहीं, इनफैक्ट बच्चे में एक विरोध की भावना आ जाएगी, बच्चा रिवोल्ट करने लगेगा जब टीनेजर हो जाएगा, है ना। तो मुझे दिख गया कि जस्टिस ना हो पाएगा। जस्टिस ये है कि बच्चा भी समझ जाए और मेरे से वायलेंस भी ना हो और मेरे को गुस्सा भी ना है, मैं भी हार्मनी में बना रहा हूं, मुझे दिख जाएगा कि ये जस्टिस है। तो मैं अपने इस डिजायर को जो आ रहा है मेरे अंदर, जो थॉट आ रहा है, मैं इवैल्यूएट कर पाऊंगा जस्टिस के बेसिस पे, है ना। तो न्याय, धर्म और सत्य के बेसिस पे इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे न्याय, धर्म, सत्य आने वाले टाइम में। तो वहां से हम सही जीना शुरू कर पाएंगे। साथ में भैया दूसरी चीज ये है ना, मेन बात क्या, हम सियर नहीं रह पाते। जब हम मजबूर हो जाते हैं ना चीजों में, हमारा सियर कमजोर है बेसिकली। जब सियर स्ट्रांग हो जाएगा ना, सियर का मतलब जो देख भी रहा है और जो समझ भी रहा है, हम इसको सियर बोले थे, राइट। जो ए और बी दोनों कर रहा है वो सियर है। तो
जब ये सियर स्ट्रांग हो जाएगा ना तो खुद डूअर भी ठीक होने लगेगा और फिर हमको रिजल्ट भी अपनी लाइफ में बड़े सुंदर आने लगेंगे, हार्मनी मिलने लगेगी। ये खुद होगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आपके बिना एफर्ट के होगा। आपको बस सियर बनना है, मतलब होश में चीजों को अपने अंदर खुद को देखते रहना है पूरे दिन, अपने थॉट्स को, अपने डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस को, अपनी फीलिंग्स को देखते रहना है और समझते रहना है। 2 काम होने हैं बस। अब हम आते हैं ना इस चीज पे कि इसी चीज को हम थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। आपको बड़ी प्यारी बात मैं बता रहा हूँ, जो इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे ना, स्टेप बी, थैंक यू। है ना? तो अब इवैल्यूएशन के पार्ट में ये स्लाइड बढ़िया हेल्प बात करेगी। मैं बोला। हाँ जी, बोलिए। नहीं, मैं बोला आपको अपना आपने जो मेरे को बताया वो बहुत ठीक से समझाया गया है एक्चुअली। वाह, बहुत अच्छा। तो अब इस पे ध्यान दे भैया और सब लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है प्रोबेबली आज की, कि मेडिटेशन में आप ये बताइए कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है। जिस ऑब्जेक्ट पे हम ध्यान देते हैं, मेडिटेशन छोड़िए, हम दिन भर काम करते हैं ना, हम प्याज काटते हैं, खाना बनाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं ऑफिस का, है ना, जो भी चीजें कर रहे हैं हम लोग किसी चीज पे ध्यान देते ना हर बार। हम लोग के मन में थॉट्स भी जो आ रहे हैं, आप ध्यान देना, तो एक बार में उस थॉट पे पूरा ध्यान होता है हमारा, चाहे वो थॉट 100 मिली सेकेंड्स के लिए आया हो। माइंड में बहुत फास्ट आता है थॉट, पर उस 100 मिली सेकेंड्स के लिए उस थॉट पे ही मेरा ध्यान होता है, कंप्लीट अटेंशन। द ओनली थिंग इज कि अटेंशन इधर से उधर भागती रहती है, जो क्योटिक अटेंशन होती है ना, ये भागती रहती है। बंद कर दो। देखिए बाहर 2 लोगों की लड़ाई शुरू हो गई है, यही होता है। ओके, तो इस चीज पे हम ध्यान देना। तो ज्यादा जरूरी क्या है, हम जिस चीज पे ध्यान देते हैं या फिर हमारा ध्यान देना? अब पता है ये बाहर 2 लोग लड़ रहे हैं, मुझको जाना पड़ेगा और आज का ये यहाँ पे मुझको पॉज लेना होगा, है ना? ये बाहर सर ना फोड़ दे। आप लोग प्लीज, शून्य भैया अगर आप इस स्लाइड को एक्सप्लेन कर सकें, यू कैन डू इट, आई बिलीव। आई विल जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक। हाँ हाँ जी, श्योर। हाँ जी, तो मेडिटेशन का, जैसे आयुष जी बता रहे थे, एक तो होता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, मतलब जिन चीजों पे हमारा ध्यान है। मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी। तो दिन भर में जो हम काम करते हैं, जिस भी चीज में हम इन्वॉल्व रहते हैं, एक तो उन चीजों पर हमारा ध्यान होता है जिनको कहा जाएगा एक तरह से ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, और दूसरा एक होता है अटेंशन इटसेल्फ, जो हम अटेंशन पे कर रहे हैं, जो हम ध्यान दे रहे हैं चीज़ों पर, और तीसरा होता है जो ध्यान दे रहा है, जहाँ से ध्यान दिया जा रहा है चीज़ों पर। तो जैसे कि आयुष भाई बता रहे थे, आम तौर पे हमारा ज़्यादा ध्यान या सारा ही अटेंशन ऑब्जेक्ट्स पर होता है, जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो थॉट हम सोच रहे हैं, जिस पर्सन के साथ हम इन्वॉल्व हैं, तो हमारा सारा का सारा ध्यान उन चीज़ों पर होता है। हमें वस्तुतः ध्यान क्या है, जो ध्यान हम दे रहे हैं दूसरे पर, उसका कम अनुभव है, उस पर हमने कम ध्यान दिया है। कहने का मतलब कि ध्यान पे ही कम ध्यान दिया है, ध्यान क्या है इसका अनुभव हमने कम लिया है। और जो ध्यान दे रहा है या जहाँ से हम ध्यान दे रहे हैं, जो सेल्फ, जिसको आयुष भाई कह रहे हैं, उस सेल्फ की तरफ भी कम ध्यान है। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि हम बाहरी वस्तुओं से, या जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ अटेंशन है, बाहरी वस्तुओं में थॉट्स भी आ गए, जिन वस्तुओं पर हम ध्यान देते हैं उनसे ध्यान हटाकर थोड़ा सा हम ध्यान पर ध्यान देने लगे, और जो ध्यान दे रहा है, जहाँ से हम ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पर ध्यान को लाने लगे, मतलब खुद पर लाने लगे।
तो अब ये स्लाइड तो मेरे लिए नई है, अगर इस सीक्वेंस में चलते हैं तो मैं एक एक लाइन पढ़कर शायद आपको विस्तार से और बता पाऊँ। Paying attention is primary or object of attention is primary, जो जैसा कि मैंने बताया. For example, a thief knows how to concentrate. He does pay attention to something he considers valuable. Again, जो बाहर की चीज़ है, वस्तु है, उसको हमने वैल्यू देकर उस पर फोकस किया, concentrate किया. You are also concentrating on what you consider valuable. For example, if money is important for you, you keep track of your bank balance. If a relationship is important for you, you keep track of trust. Again, जिस एरिया में हमारा इंटरेस्ट है, उस एरिया के हिसाब से हम उस एरिया के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं या उस एरिया को जो चीज़ें बनाती हैं, जैसे पैसे को हमारा बैंक बैलेंस बनाएगा, घर में जो कैश है वो बनाएगी, इनकम बनाएगा, उन चीज़ों पर हम ध्यान देने लगते हैं. रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप को जो चीज़ें बनाएंगी, उन चीज़ों पर हमारा ध्यान होता है. It is the object of focus that is significant and not the method of concentration. If you can realize that you are significant, then you will pay attention to yourself. बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है कि जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है, उन चीज़ों को जो चीज़ें बनाती हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है. अब अगर हम इंटरेस्ट लेने लगे खुद में, तो फिर हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली खुद किन चीज़ों से बने हैं उन चीज़ों पर आने लगेगा. You will become aware of what is going on with your desire, thought, expectation. इन सारी चीज़ों से हम बने, हमारे सारे अनुभव बने हैं. तो अगर हम इंटरेस्ट खुद में लेने लगे तो इन सारी चीज़ों पर हमारा ध्यान जाने लगेगा. You will become aware of your natural acceptance. So you will always decide on the basis of your natural acceptance. बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको भीतर की तरफ घुमा दिया है चीज़ को, कि इंटरेस्ट से अगर सभी चीज़ें शुरू होती हैं तो हम इंटरेस्ट लेने लगे खुद में, तो खुद को जो चीज़ें बना रही हैं, डिज़ायर्स बना रहे हैं, थॉट्स बना रहे हैं, एक्सपीरियंसेस बना रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान जाएगा और उसमें क्लैरिटी आने लगी. उसकी तरफ जो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है, उसकी हमको उसकी संभावना बन पाएगी. So essentially, we are talking of last line. पढ़ना चाह रहा हूँ. So essentially, we are talking about meditation every moment, meditative living with awareness every moment. आयुष भाई आ गए हैं, लौटा है क्या? हाँ जी, आ गया मैं. हाँ जी, हाँ जी. So I think I have tried to do justice to the slide. इसमें आप अपनी तरफ से अपने लैंग्वेज में ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड कर दीजिए. थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच. तो मतलब बात क्या ना कि अगर आज तक हम जो भी मानते हुए जी के है ना, जो चीजें लाइफ में हमने इम्पोर्टेंट मानी हैं, उन पे हमने ध्यान दिया है. जैसे अपने करियर को इम्पोर्टेंट माना तो उस पे ध्यान दिया, डिग्री को इम्पोर्टेंट माना तो उस पे ध्यान दिया, स्कूल में मैथ्स में 90% मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट माना तो उस पे ध्यान दिया, पार्टनर शादी का चूज करना इम्पोर्टेंट माना, जिस पार्टनर को, उस पार्टनर पे ध्यान दिया, उसे मनाया, उससे शादी हुई. तो जो जो चीज हम इम्पोर्टेंट मानते हैं उस पे ध्यान खुद चला जाता है ना, बहुत नेचुरल है. तो सिंपली जब हम कई बार जिन चीजों को इम्पोर्टेंट मानते हैं वो अपनी प्री कंडीशनिंग के बेसिस पे मान लेते हैं, है ना. जैसे मेरे बॉडी के लुक्स को हम ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे देते हैं प्री कंडीशनिंग के बेसिस पे, तो हमारा पूरा अटेंशन वहां पे जाने लगता है ना. तो जिस चीज को जितना इंपॉर्टेंट मानेंगे उतना ध्यान जाएगा. तो अगर हम मान ले कि भाई मैं जरूरी हूँ सबसे ज्यादा, मेरे एग्जिस्टेंस में मैं ही सबसे जरूरी हूँ, तो फिर मेरे पे ध्यान आ जाएगा खुद से, अपने डिजायर्स पे ध्यान आ जाएगा, अपने थॉट्स पे ध्यान आ जाएगा, अपने एक्सपेक्टेशंस पे मेरा खुद ध्यान आ जाएगा. तो अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस पे मेरा खुद ध्यान आने लगेगा, ये होने लगेगा ऐसा. तो ये सिंपल सा इस स्लाइड का कंक्लूजन है ना. तो अभी जैसे मनी पे इतना ध्यान है, करियर पे हर दिन हम इसीलिए एफर्ट कर रहे हैं. तो अगर हमारा ध्यान आ गया कि भाई मेरे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप मुझे इम्प्रूव होना है, ये बहुत जरूरी है, पैसे का तो चल ही रहा है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सडनली मेरा ध्यान अपने दोनों रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल. तो ये मेरा कंक्लूजन है. तो मतलब मेडिटेशन का मतलब हम हर क्षण मेडिटेशन में तो हैं ही,
बस ये है कि वो वेरी करती रहती है हमारी, है ना, बहुत रैंडम है, केओटिक है, जैसे उस स्लाइड में नहीं था पीछे, ये देख रहे हैं, ये केओटिक सा हमारा चल रहा है, राइट। तो वहीं पे हमारा कांस्टेंट अवेयरनेस हो जाए कि हम अपने डिजायर्स, थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस को लेके कॉन्स्टेंटली अवेयर हैं और नेचुरल एक्सेप्टेंस को लेके कॉन्स्टेंटली अवेयर हैं और अकॉर्डिंगली जीना शुरू कर दिए हैं। ये ध्यान तभी हो पाएगा जब हम जरूरत समझेंगे इसकी, है ना। तो आपको अगर लग रहा है सब लोग को कि ये जरूरी है, तो इस पे जीना शुरू हो जाए हमारा। यही है मेडिटेशन, पूरे दिन की मेडिटेशन जिस पे बात होनी थी हमारी। तो ये लास्ट स्लाइड है आज के लिए। और अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। तो देखें तो आज की हमारी जो हालत है ना, जब हम इस प्रैक्टिस में मेडिटेशन की जिएंगे तो, और कंटेम्पलेशन की, है ना, तो हम व्हाट आई एम टुडे नीचे लिखा हूं, माय डिजायर्स, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस, मतलब जो भी मैं हूं, आई एम सम टोटल ऑफ माय डिजायर्स, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस विच कम फ्रॉम माय प्री कंडीशनिंग। ऑलराइट, सो अपने अंदर जांचे कि मैं आज क्या हूं, शरीर तो नहीं हूं, तो मैं जो भी हूं, मैं जैसा जी रहा हूं आज, मैं जैसा हूं, मतलब मेरी पर्सनालिटी जैसी है, मेरी इनर बीइंग, वो मेरे डिजायर्स, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस ही मेरे को बनाते हैं। जैसे मेरे विचार वैसा मैं हूं। मेरी अपनी योग्यता, मेरी कॉम्पिटेंस भी मेरी नॉलेज, अजम्पशंस के बेसिस पे है, जिसका आउटकम है मेरे कैसे डिजायर्स हैं, कैसे थॉट और कैसे एक्सपेक्टेशंस। तो आज की हालत में हम सब ने देखा कि हम कभी कभी हार्मनी में, कभी कभी ऑपोजिशन में हैं, हम सारे लोग, है ना। तो हम सब समझ सकते हैं अब कि क्योंकि मेरी समझ में कमी है, तभी मेरे अंदर हार्मनी की कमी है। मेरे डिजायर्स क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग है, तो इसीलिए मेरे रिलेशनशिप में भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है। पहले मेरे अंदर से कन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स निकल के आते हैं, जिसके कारण कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस आती हैं। वो मेरे रिलेशनशिप्स में भी फर्दर प्रोसीड कर जाता है और मेरे रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो फिल्म भी है ना बॉलीवुड की, कभी खुशी और कभी गम, ऐसा हमारा जीवन हो जाता है। तो अब ये प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन की, हमको पहुंचना है व्हाट आई रियली वांट टू बी, जो मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस बताएगी मुझको, है ना, जो मेरा असली इंटेंशन है, वो है नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी। मैं जिस दिन मेरा ध्यान हो जाए, जो पिछली स्लाइड में बात आई कि मेडिटेशन मेरी इस बात पे हो जाए कि मैं हार्मनी में रहना चाहता हूं, अभी हूं कि नहीं, है ना, अभी मैं कुछ समझ रहा हूं कि ऐसे ही गॉसिप कर रहा हूं, टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं टाइम का यूज, मेरा अंडरस्टैंडिंग की तरफ ध्यान आ जाए, वांट टू अंडरस्टैंड एंड आई वांट हार्मनी। तो फिर जब इस स्थिति में हमारी ध्यान होने लग जाएगी, तो ये इनर डायलॉग खुद चलने लगेगा अंदर का, है ना, नेचुरल एक्सेप्टेंस वाला, खुद से सेल्फ एक्सप्लोरेशन चलेगा, आप अपने को खुद जानोगे धीरे धीरे। एक बार शून्य भैया ने लिखा था कि फेसबुक पे हमारे डिस्कशन में कि एवरीबडी इज लाइक अ लेयर एंड यू कीप डिस्कवरिंग लेयर्स इनसाइड यू, यू कीप पीलिंग ऑफ लेयर्स। तो आपका एक्सप्लोरेशन होता रहेगा लेयर अपॉन लेयर, और उसी एक्सप्लोरेशन के थ्रू एक खुद में ट्रांसफॉर्मेशन खुद होगा, एक एफर्टलेस सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सिंपली ध्यान लगाना है, दैट्स इट। ध्यान पूरे दिन लगा रहे अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस पे और थॉट्स पे, फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, और अपने सारे अजम्पशंस पे। भाई मैं अभी जो भी थॉट मेरे अंदर आ रही है, इसमें क्या अजम्पशन है, ये अपने से पूछा जाए कि मेरा कोई अजम्पशन है जो ये थॉट ला रहा है ना। जैसे कि अगर बच्चे को मैं थप्पड़ मारना चाह रहा हूं, तो क्या मेरा ये अजम्पशन है कि ये बच्चा समझना ही नहीं चाहता? सडनली आपको लेयर अपॉन लेयर दिखने लग जाएगा। जब आपको एजम्पशन चेक हो गया कि बच्चा, अच्छा मैंने अज्यूम किया हुआ है बच्चा समझना ही नहीं चाहता है, तो आप फिर उस जानने को, उस एजम्पशन को आप जानिए कि भाई ये जो मैं माना हूं ये सच है कि नहीं है। फिर पता चलता है नहीं यार, हर इंसान समझना चाहता है, उसका पर्पस एक है हर इंसान का। तो ये बच्चा भी समझना चाहता है, पर इसकी जो कॉम्पिटेंस है, जो नीचे लिखा हूं ना बॉटम लेफ्ट में, कॉम्पिटेंस, इस बच्चे की अभी कॉम्पिटेंस नहीं है कि ये समझ पा रहा है, तो मुझे उसे हेल्प करना है। जैसे ही हम नेचुरल एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं ना रिलेशनशिप में, और सामने वाला गलती भी कर रहा हो, तो फिर हम तुरंत, हम पहले शांत भाव हो जाते, खुद हो जाता है धीरे धीरे प्रैक्टिस से, क्योंकि ध्यान लग गया इस ऊपर, है ना।
दूसरी चीज, हम सामने वाले को भी देख पाते हैं कि ये बेचारा अभी परेशान है। जैसे बाहर दो लोगों की लड़ाई हो रही है, एक ने दूसरे को माँ की गाली दे दी। क्यों? क्योंकि पहले वाला दूसरे के बेटे को कहीं काम पे ले गया, बेटा गायब है, पैसे भी नहीं कमा रहे। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन फैमिली का, तो रिश्तेदार हैं दोनों। तो उस दूसरे आदमी को इसने माँ की गाली देके बोल दिया, तू मेरा बेटा कहाँ लेके गया? तो बोला, मेरी माँ तो तेरी बहन लगती है, तू माँ को गाली कैसे दे रहा है? और उसने उसको पिटाई कर दी। अभी अभी ये हुआ। तो यहीं पे होता क्या कि हम गलती का रिस्पॉन्स गलती देते रहते हैं, तो गलती पे गलती पे गलती से क्राइम भी हो जाता है चल के एक टाइम पे। सो इंस्टेड, जब एक आदमी इस टाइम नेचुरल एक्सेप्टेंस में है ना, सियर के रूप में, तो फिर वो सामने वाले को समझ जाता है कि यार ये अभी आपा खोया हुआ है, ही इज आउट ऑफ हिज सेंसेस राइट नाउ, सो लेट मी स्टे काम एंड लेट मी हेल्प हिम काम डाउन एंड अंडरस्टैंड। सो इस पे हम आगे बात करेंगे जब रिश्तों में सम्मान पे आएंगे, रिश्तों के 9 भाव पे हम लोग आएंगे, तो इस पे आगे चर्चा होगी, है ना। और कोई क्वेश्चन हो आपका पूछ सकते हैं। बाकी ये सेल्फ की फर्दर डिटेल्स है जो हम आगे देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं ये, कल थोड़ा देखेंगे फिर रिलेशनशिप्स। अच्छा आशु भैया, अक्षर, मैं अक्षर बोल रहा हूँ। हाँ भाई पूछ। अच्छा एक बात बताओ, मेडिटेशन की जब हम बात कर रहे थे तो एज अ लेमैन मेडिटेशन मतलब ये है कि बार बार अपने आप को मतलब वी हैव टू थिंक व्हाट वी आर डूइंग, मतलब हर चीज को सोचना 10 बार, मतलब भी चल रहा है डे टू डे उसमें। अच्छा, उस चीज को अक्षर, अच्छा अच्छा, मतलब थिंकिंग को आप मेडिटेशन समझते हैं, आप ये बोल रहे हैं? हाँ दैट्स व्हाट, जो मुझे अभी तक बार बार मतलब एम्फसाइज करके उस चीज को कि जो भी मैं कुछ चल रहा है होने नहीं देना, उसको सोचना बार बार। अच्छा, हाँ, हाँ, शून्य भाई आप कुछ बोलना चाह रहे थे अभी? अच्छा नहीं मैंने तो नहीं कहा कुछ। अच्छा, ठीक है। तो अक्षर, मतलब मेडिटेशन में ये शब्द अगर छोड़ दे अक्षर, आप एक बात ये देखो, आपका हर टाइम किसी चीज पे ध्यान होता है क्या जनरली? मानिए आप खाना खा रहे हैं तो उस टाइम खाने पे, टेस्ट पे ध्यान होता है आपका थोड़ी देर के लिए? राइट, होता है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़ पे ध्यान होता है थोड़ी देर के लिए? बिल्कुल होता है ना। जब आप काम भी कर रहे हो, ऑफिस में ईमेल लिख रहे हो, उस पे भी ध्यान होता है ईमेल के ऊपर? बिल्कुल होता है ना। जब आप अपनी थिंकिंग भी कर रहे हो तो आप अपनी थिंकिंग को भी देख पाते हो कभी कभी कि भाई ध्यान कर पाते हो कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ, आपको दिख रहा है कि आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, ऐसा हो पाता है कभी? कभी कभी, हमेशा तो नहीं, कभी कभी। यस, जो कभी कभी होता है ना, हम उस चीज को बोल रहे हैं कि जब आप अपनी थिंकिंग को भी, जैसे ईमेल लिखते हुए ईमेल देख पा रहे हैं ना, है ना, या खाना खाते हुए इसके टेस्ट को भी पूरा ध्यान है आपका, उसी प्रकार से अपनी थिंकिंग पे पूरा ध्यान आ जाए। मतलब जो कभी कभी होता है ना आपका, वो ज्यादा होने लगे, समझ गया, उसको हम सियर बोले। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा होने लगे कि मैं अपने थॉट्स को देख पा रहा हूँ, मैं अपने फीलिंग्स को देख पा रहा हूँ, इमोशंस को देख पा रहा हूँ, है ना, अपने डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस को देख पा रहा हूँ। जैसे आप ऋतु से भी कुछ एक्सपेक्ट करते हो या अपने कलीग से एक्सपेक्ट करते हो, तो आप देख पा रहे हो कि भाई अभी अच्छा मेरी एक्सपेक्टेशन हो रही है इस टाइम, है ना। आपको याद है हमारा डिस्कशन रिएक्शन और रिस्पॉन्स वाला, है ना। तो जब हम मोमेंट में देख पाते हैं ना कि मेरे अंदर ये थॉट्स, ये अजम्पशंस आ रहे हैं, तो मैं जब उसको देख लिया ना, ध्यान हो गया मेरा उसके ऊपर, इसी को ध्यान बोल रहे हैं, इसी को ध्यान मेडिटेशन बोल रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, होश में जीना इसी को बोल रहे हैं। ठीक है, मैं अभी हूँ और मैं देख रहा हूँ मेरे मन में क्या चल रहा है। कभी अक्षर आपके साथ ऐसा भी हुआ कि आप बहुत देर तक सोच आप कहीं जा रहे हो, मानो वॉक करके 1 किलोमीटर दूर, ठीक है, आप कब पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, आपको लगा कि जैसे 2 मिनट हुए हों, ऐसा हुआ है? मानो 15-20 मिनट चल के गए पर पता ही नहीं चला कब पहुंच गए, ऐसा हुआ है? जब कोई बहुत ज्यादा किसी चीज में डीप एकदम सोच रहा हूँ, कहीं पे घुसा हुआ किसी चीज में, हाँ जी, बहुत ज्यादा, तो टाइम पता ही नहीं चला एक पर्टिकुलर सोच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली आपका ध्यान उन थॉट्स में था, आपका ध्यान रास्ते पे नहीं था, है ना। पर एक फर्क क्या था कि उन थॉट्स में आप जब सोच रहे हो तो आप थॉट से अलग नहीं हो पाए, मतलब केवल थॉट चल रहा था, है ना, कि ओनली द थिंकिंग इज हैपनिंग, बट मैं अलग से एज अ सीयर अपनी थिंकिंग को भी देख रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा था, है ना। तो हम इस चीज की बात कर रहे हैं भाई, कि हमको सीयर बन के अपनी थिंकिंग को भी देखना शुरू करना है,
और साथ ही साथ हम कंटेम्पलेशन की जो बात की है ना, जो इवैल्यूएशन नहीं बोल रहे, स्टेप बी इस स्लाइड का, इवैल्यूएशन है ना, ये इवैल्यूएशन भी चलता रहे कि मेरे अंदर जो भी डिजायर, थॉट या एक्सपेक्टेशन है या जो एजम्पशन है मेरा अभी जिससे मैं जी रहा हूँ, ठीक है ना, मैं जिस भी प्रकार की जॉब कर रहा हूँ या मैं जिस भी प्रकार के दोस्त रख रहा हूँ या मैं जो भी एक्टिविटीज दिन भर कर रहा हूँ, है ना, जो मेरा बिहेवियर हो रहा है, सबको मैं कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट कर सकूं कि भाई मेरी इनर वॉइस इनके बारे में क्या बोलती है, कि इज दिस लीडिंग टू हार्मनी इन लाइफ इन टोटलिटी, और नॉट जस्ट इन मी बट इन माय फैमिली, इन सोसाइटी एंड इन नेचर, ऑल 4 लेवल्स। इस बेसिस पे इवैल्यूएशन होता रहे अपने सारी थॉट्स का, सारे एक्शंस का, ये हम बोल रहे हैं। स्टेप 1 कि एक दूरी से देख पाना जो कुछ भी हो रहा है ना, एक दूरी से। स्टेप 2 कि जो हो रहा है उसको इवैल्यूएट कर पाना हार्मनी के बेसिस पे, कि भाई ये हार्मोनियस है कि नहीं है, और उसका आंसर नेचुरल एक्सेप्टेंस से आएगा, है ना। उस मोमेंट पे आपकी तुरंत इंट्यूशन बोल देगी कि भाई हार्मनी इस चीज में है ना। और साथ ही साथ ये जो हम प्रपोजल शेयर कर रहे हैं ना अक्षर, ये सारे प्रपोजल्स पे आप सोचेंगे ना, जब पहले तो थॉट लेवल पे होगा आपकी, जो याद है ये स्लाइड जो थी हमारी, ये देखो, ये देखो, या मैं थोड़ा आगे आता हूँ, बड़ी अभी बात हो गई तो मैं एक झलक दिला दूं इस बात की। ये देखिए, ठीक है, इसमें जो येलो पार्ट है ना भाई, हम लोग ज्यादातर इससे जीते हैं, B2 बोले इसको, जो अभी दिखाया था, जिसके अंदर हम स्लेवरी में होते हैं, है ना, प्री कंडीशनिंग से। B1 का जो हमारा पार्ट है, ये डीपर पार्ट है। तो जैसे ही आप होश में रह के देखने लगोगे ना, ध्यान आ जाएगा कि मेरे येलो पार्ट के अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, मेरी थॉट्स, मेरे डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस की क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। और B1 पार्ट भी जब आप यूज करने लगोगे, मतलब आप समझने की भी कोशिश कर रहे हो, पूरे दिन चिंतन कर रहे हैं, याद है, इस चिंतन को ही हम बोले नेचुरल एक्सेप्टेंस का द्वार यहीं से है। ये देखिए नंबर 3 पॉइंट इसमें, है ना, स्वतंत्र होने का रास्ता जो है, चीजें समझने का जो डीपर सेल्फ है हमारा, वो कंटेम्पलेशन से शुरू होता है। कंटेम्पलेशन थिंकिंग नहीं है भाई, थिंकिंग इज यूजफुल फॉर कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन के लिए वी यूज आवर थॉट्स, बिकॉज कंपैरिजन और एनालिसिस करते हैं हम, लॉजिकल थिंकिंग तो होती है ना हर बात की, है ना, पर जो चिंतन है वो होता है कि भाई किसी भी चीज की मेरे लिए क्या वैल्यू है, जो आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस बोलती है ना, जैसे प्यार का क्या मोल है जीवन में, है ना, ये एक फीलिंग में आता है ना आपको, क्या आप प्यार के मोल के बारे में एक एनालिसिस कर सकते हैं? नहीं। कि प्यार की क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में, कैन यू एनालाइज इट और डू यू फील इट? I think I feel it. I cannot analyze it. It's a feeling, no? Right? Then later you can analyze and compare it कि भाई प्यार मुझे दुश्मनी से कितना ज्यादा पसंद है। You can compare now. आप दुश्मनी की भी फीलिंग ले सकते हो कि how valuable is दुश्मनी in your life? Can you feel it right now? Can you feel? किसी भी एक इंसान से दुश्मनी की क्या वैल्यू आप फील कर पा रहे हैं ना? ओके, अब आप इन दोनों फीलिंग्स को कंपेयर कीजिए अपने तुलन में, कंपैरिजन पार्ट में, नंबर 4 थॉट में। तो आप थॉट में अब कंपेयर हो जाएगा, यार मेरे को प्यार की वैल्यू ज्यादा है दुश्मनी से। कंपेयर कर पा रहे हो? है ना? तो ये है भाई, तो कंटेम्पलेशन इज अ फीलिंग, ठीक है, इट कम्स एज अ फीलिंग, एज अ साइलेंट नॉलेज, क्लियर, एक साइलेंट फीलिंग आ जाएगी आपको, वो आपको गाइड करेगी आपके फर्दर थॉट्स को। तो अब राइट साइड में आप देखो ना क्या होने लगेगा, कि जब आप, चलो बाकी पार्ट्स बाद में समझेंगे, पर जैसे ही आप डीपर रियलाइजेशन में जीने लग जाएंगे ना, जो मैंने ट्रूथ लिखा है, ट्रूथ, धर्मा और जस्टिस, इन तीनों पार्ट्स का काम है, मतलब रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप में जीने लग जाएंगे ह्यूमन के साथ। मतलब ये जो पार्ट है ना B1, ये पार्ट हमारा प्योर पार्ट है, ये करप्ट नहीं हो सकता। जो B2 है ये करप्ट हो जाता है, क्योंकि हम अजम्पशन से, प्री कंडीशनिंग से करप्टेड जी जाते हैं इसमें, ठीक है। पर B1 is never wrong. Our thoughts can go wrong, but our natural acceptance, which means contemplation, understanding, realization, will never go wrong. It will always be right. Okay? तो जब हम अपने गहरे पार्ट से जीने लगेंगे ना, तो फिर जो नीचे का येलो पार्ट है ना, आप ये देखो थॉट्स कैसी हो जाएंगी। थॉट्स विल बी गाइडेड बाय हार्मनी एंड जस्टिस। ओके,
जो चॉइस और टेस्ट है नंबर 5 वाली रो में, दैट विल बी गाइड, उस पे जो सेंसेशंस हैं आपकी वो गाइड होने लग जाएंगी गोल से और वैल्यू से। जैसे आप खाने जो खाते हो दिन में, जनरली लाइफस्टाइल जो है खाने पीने का, आपको वैल्यू रियलाइज हुई जैसे कि मेरे बॉडी के हेल्थ की, ऑलराइट। तो फिर और साथ ही में मे बी आप कोई इंसान जो बहुत ड्रिंकिंग करता है और ऐसे दोस्त चुनाव जहाँ उल्टी ही बातें होती हैं, राइट, उसको वैल्यू रियलाइज हुई हेल्थ की भी, और साथ में वैल्यू रियलाइज हुई कि यार मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है अब, ठीक है ना। तो फिर वो अपनी ड्रिंकिंग हैबिट को अकॉर्डिंगली कंट्रोल करता है कि मेरी ग्रेटर वैल्यू है माय फिजिकल हेल्थ एंड गुड कंपनी। ओके, सो अकॉर्डिंगली ही विल मॉडिफाई हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स। तो हमारी गहरे डिजायर से हमारे लेस यूजफुल डिजायर्स गवर्न होने लगते हैं। मोर इंपॉर्टेंट डिजायर्स, ट्रू डिजायर्स स्टार्ट गवर्निंग द लेसर थिंग्स इन लाइफ। तो ये होता है इन शॉर्ट, मतलब ये चीजें बहुत गहरी हैं और टाइम लगता है समझने में, पर शॉर्ट में आपको मैं थोड़ा बताया। चलो, थैंक यू। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? नमस्ते सर। हाँ जी। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी पंकज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आपस में हम कई बार देखते हैं लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो बाहर में कई बार मेरा मन करता है क्या उस चीज़ों में हम इंटरप्ट करें या उन चीज़ों को सॉल्व करें, और कई बार हम इग्नोर करके चले जाते हैं। हमारा मन भी करता है क्या नहीं, उन लोगों को नहीं लड़ना झगड़ना चाहिए, काश वो सॉल्व हो जाते, फिर भी हम सोचते हैं क्या कि कहीं ना कहीं या हमें ही कोई ना इफेक्ट कर दे वो, तो हम इग्नोर कर देते हैं। और आपने अभी दो लोगों की लड़ाई को किस तरह से सुलझाया, और फर्स्ट हमें कैसा रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इन चीज़ों को मैं समझना चाहता हूँ। तो देखिए, एक बुद्ध की कहानी थी ना, जैसे यहाँ पे एक आदमी ने दूसरे को इसलिए मारा क्योंकि जो भी सिचुएशन थी उसने उसको गाली दे दी। तो ऐसे बुद्ध को भी एक बार गाली दी किसी ने, लोगों ने, बहुत लंबी देर तक। तो बुद्ध कुछ नहीं, वैसे ही बैठे रहे। तो फिर वो लोग थक गए जब 15 मिनट बाद, तो बोले यार इतनी देर से हम आपकी बेइज्जती कर रहे हैं और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो बुद्ध बोले कि जब 10 साल पहले अगर तुम मुझे देते जब मैं गौतम था, तो तुम्हारी गाली मैं ले लेता, पर आज मैं तुम्हारी गाली लेने से इनकार करता हूँ। तो अब तुम्हारी गाली तुम्हारे पास, अब तुम सोचो तुम्हें उससे क्या करना है ना। तो ये उनका रिस्पॉन्स हो गया इस सिचुएशन में। ओके, रिएक्शन ये होता कि उसकी गाली मैंने ले ली और मैंने भी गाली दे दी। मतलब आपको पता है, ये भी हम एक दिन करेंगे, सामने संसार में कुछ भी होना और हमारा जो रिस्पॉन्स आता है, रिएक्शन आता है, उसमें 9 स्टेप्स होते हैं, 9 स्टेप्स। दे हैपन सो फास्ट कि हमको पता ही नहीं चलता। मतलब मच्छर आके हाथ पे बैठा और पट से हाथ गया, मच्छर मार दिया, उसमें 9 स्टेप्स हैं उस पूरी प्रोसेस में। ओके, उसी स्टेप में जब हम होश में जी रहे होते हैं ना, जो भी अक्षर ने भी पूछा था, तो जब होश में ध्यान में होते हैं कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, तो 9 स्टेप्स पार्ट्स में दिखने लगते हैं। ओके, वहीं पे बीच में हम आके खुद रोक देते हैं उस बात को, मतलब हम रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। जब हम होश में होते हैं तो हमको सारी चॉइसेस सिचुएशन में दिखने लगती हैं। ओके, कि जैसे सामने वाले ने गाली दी, मेरे पास अब चॉइस मुझे तुरंत दिखती है कि मैं क्या कर सकता हूँ इन रिस्पॉन्स, है ना। फिर थोड़े समय शुरुआत में आपको चॉइसेस दिखेंगी, पर आप अपनी शायद प्री कंडीशनिंग से मजबूर होंगे और आप वापस गाली दे देंगे कुछ दिनों तक। पर होश में रहते रहते गाली आप ज्यादा दिन नहीं दे पाएंगे। कुछ दिनों बाद क्या होगा कि गाली देने से पहले की एक स्टेप में आपको चॉइस दिख जाएगी कि या तो मैं गाली दूं फिर लड़ाई बढ़ेगी, है ना, या फिर मैं इस टाइम चुप हो जाऊं और इसको शांत कराऊं। तो आप कुछ दिनों बाद दूसरी चॉइस लेना शुरू कर दोगे, थोड़े टाइम वो वाली चॉइस भी आने लगेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आएगा कि जब वो जो संस्कार था ना, जो गाली वापस देता था, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, और आपको फिर उसके बाद बिना एफर्ट के ही सही रिस्पॉन्स आने लगेगा कि लोग कुछ भी करें आप शांत रहने लगोगे, ठीक है। वो आपकी एक नेचुरल स्टेट बन जाएगी। मतलब आप कोई भी हैबिट को कई दिनों तक करो तो हैबिट और स्ट्रांग हो जाती है ना, तो आपकी वो हैबिट भी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगी। तो अभी मैं भी गया तो बस मैं शांत चित्त गया, मुझे लगा है दोनों लोग लड़ रहे हैं, पड़ोसी हैं, तो सर फोड़ दे, कोई गिर जाए, पहाड़ है। तो मैंने जाके उनको बस शांत कराया। थोड़ा एक हमारी एनर्जी होती है ना, अगर हम शांत है तो सामने वाले को पहुंचती है हमारी ऑरा। आपने भी फील किया होगा ना कि आप कभी
मानिए बहुत बुरे मूड में थे या परेशान थे, है ना, सामने कोई इंसान आया जो बहुत ही शांत था उस टाइम और हल्की मुस्कुराहट थी, तो आपको भी थोड़ी शांति उससे पहुंची होगी। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? यस यस यस, पॉजिटिव वाइब। आती है ना, हम हमें फर्क पड़ता है जी ना जी। उससे, हम भी शांत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारे रिलेशनशिप्स में हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा हमें पॉजिटिव वाइब्स दे, राइट? क्योंकि हम अपने अंदर हार्मनी में खुद नहीं आ जी पाते, हम योग्य नहीं हैं, हम कॉम्पिटेंस नहीं है कि मैं अपनी हार्मनी खुद इंश्योर कर पाऊं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं भाई तुम हार्मनी में आओ और मुझे हार्मनी दिलाओ, राइट? इंस्टेड हमें पलट देना है इस पूरी चीज को कि मैं खुद होश में जी के, ध्यान में रह के अपनी हार्मनी इंश्योर करता रहूंगा पूरे दिन, चेक करता रहूंगा अपनी। जब भी लैक ऑफ हार्मनी होगी ना, तुरंत अलर्ट खड़ा हो जाएगा मेरे अंदर। जैसे पल्लवी मुझे बताती हैं कि ये मेरे साथ 2 महीने से रह रही हैं, तो होश में जीना कहती है मेरी इतनी प्रैक्टिस तो अभी तक नहीं बन पाई कि मैं पूरे दिन होश में हूँ या ज्यादातर दिन, पर इतना जरूर हो गया, एक अलर्ट बैठ गया है कि whenever I lose harmony, whenever I have a conflict in my thoughts and desires, मैं तुरंत पकड़ लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं ये सबसे पहले भला तो यही होता है कि जैसे ही ध्यान आ गया ना कि मुझे हार्मनी में रहना है और होश में जीना है, आपने ध्यान इस बात पे दे दिया, इसकी वैल्यू रियलाइज कर ली जब, तो नेचुरली आपके साथ वो खुद होने लग जाएगा। जैसे कि आपने, कि कोई आपको कभी अगर कोई शायद स्त्री पसंद आई होगी कभी, ऑल राइट, इफ यू आर इनटू विमेन, ऑल राइट, और इफ यू आर इनटू अदर सेक्स देन दैट्स अनदर स्टोरी, बट इफ यू लाइक द पर्सन, ओके, और विच एवर सेक्स, है ना, लेट्स से यू आर अट्रैक्टेड टू द पर्सन, तो शुरू शुरू में आपको यस पहली यस। बार देखोगे तो तुरंत उतना अट्रैक्शन नहीं हुआ होगा, पर ध्यान चला गया उसकी तरफ पहली बार, है ना, फिर जितना ध्यान देते रहे उतना ध्यान और बढ़ने लगा, है ना, ऐसे ही होता है ना। हम्म। तो उसी प्रकार यहाँ पे जी भी जी। है, अगर आपको बस फर्स्ट साइट का अट्रैक्शन हो गया कि यार मुझे अट्रैक्शन हो गया अब हार्मनी में जीने से, ये जो प्रपोजल्स आए, मुझे प्रपोजल्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं और मुझे इसको समझने में अट्रैक्शन हो गया है और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने में और वेरीफाई करने में अट्रैक्शन हो गया है, तो आपका ध्यान जैसे ही बना ना भाई, आपकी लाइफ में होने लग जाएगा। ये खूबसूरती है। यस आपको ओके। हेल्प मिली इस आंसर से? जी जी जी। कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं अभी भी। नो सर। ओके, ठीक है, इट वाज यूजफुल थैंक यू फॉर सर। यू। ओके, गुड गुड, जी ओके सर। आई एम हैप्पी। सो प्लीज इन चीजों पे ना आप वो, जैसे सब लोग से मैंने बोला ना, वो प्लीज मोबाइल वाला एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखिए। अगर खुद से होश में नहीं आ पा रहे ना, तो मोबाइल पे ही बीप लगा लीजिए। कुछ दिनों बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स जस्ट अ सजेशन, इट्स वन टेक्निक, इट डजंट नीड टू अप्लाई टू एवरीवन, बट इट मे हेल्प यू, दैट्स द ओनली थिंग। बट मेन थिंग इज वेदर और नॉट यूज इट्स अ प्रॉप। मेन थिंग इज कि हम होश में पूरे दिन जिए और हमारा ध्यान किस चीज में है। आप होश में जीने लगोगे तो दिखने लगेगा यार पूरे दिन में आउट ऑफ ऑल माई थॉट्स मे बी 10% थॉट्स तो पैसे के बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे आएंगे, कितने आएंगे, कहाँ क्या खर्च करूँ, ठीक है। 10% थॉट्स मेरे आते हैं कि खाने पीने में आज मैं क्या खाऊंगा। 10% थॉट मेरे आते हैं 20% की मेरे कलीग्स के बारे में ऑफिस में। फिर आप मतलब आप अपनी ब्रेकअप आप देख पाओगे कि किस चीज पे कितना ध्यान है दिन में। और जैसे जैसे इन चीजों पे इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, नेचुरल एक्सेप्टेंस से आप जितना, है ना, रियलाइज करेंगे वैल्यूज, स्वतः इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा इन प्रपोजल्स में। तो उनको जीने पे जब आपको इतना आनंद आने लगेगा ना, तो वो और पॉजिटिव फीडबैक लूप आने लगेगा, तो आप देखेंगे कि आपकी, मेरे साथ जो हुआ, मैं अनुभव से शेयर करूं, मेरे ज्यादातर थॉट्स दिन में इन्हीं बारों में आते रहते हैं। पहले मेरे थॉट्स ज्यादा होते थे सेक्सुअल अट्रैक्शन पे, है ना, या फिर मेरे थॉट्स भी बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, $1 million स्टार्टअप्स के बारे में बहुत होते थे। दिन भर उसी पे एफर्ट होता था। पर अब मैंने देखा कि ये पार्ट एक राइट बैलेंस ले लिया लाइफ में, पैसे कमाने वाला पार्ट, है ना। अब मैं बस, मतलब मेरे साथ चेंज हुआ, मतलब अब मैं हार्मनी के लिए मेरे थॉट्स ज्यादा आने लगे और मेरा खुद राइट अंडरस्टैंडिंग की तरफ लाइफ में ना एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। पूरे दिन ज्यादातर टाइम मैं किसी रिलेशनशिप में हार्मनी पे मेरा ध्यान होता है ना, और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में ध्यान होता है, या फिर मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग इंश्योर करने पे ध्यान होता है, या फिर मैं सिंपली देख रहा होता हूँ मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो खुद मेरे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपके अंदर भी जरूर आएगा। और यही मेन चीज है भैया,
वरना पता है हम लोग शब्दों के ज्ञानी बन जाते हैं, है ना। हम लोग गीता पढ़ लिए, रट लिए, हम श्लोक सुना देंगे लोगों को, पर वो चीज हम जीते नहीं है। तो ये मध्यस्थ दर्शन का करके प्रपोजल्स आए थे जो बहुत प्यारे थे, किसी इंसान की बहुत मेहनत आई इनमें, उनके कई फॉलोअर्स बने इंडिया में, पर सच में फॉलोअर्स ही रह गए, मतलब वो खुद से नोवर नहीं हो पाए। तो उस ग्रुप में भी स्प्लिट हो गया बाद में आके, ऐसा सुना मैं बाद में मिला ग्रुप के लोगों से। तो मतलब हम पंडित और शास्त्री बन जाते हैं पर हम ज्ञानी नहीं बन पाते, क्योंकि हम जीते नहीं हैं। मतलब पूरे दिन ध्यान हमारा उन्हीं चीजों में है, अभी भी प्री कंडीशनिंग और सेंसेशंस में जी रहे हैं, है ना, पूरे दिन। और फिजिकल फैसिलिटी के परसूट्स में 90% एफर्ट है, और सेंसेशंस में, पर 10% टाइम में हम गॉसिप कर लेते हैं इन चीजों के बारे में, फेसबुक पे एक पोस्ट डाल के डिबेट कर लेते हैं लोगों से, तो फिर वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा हमारा। तो डेवलपमेंट होने के लिए निरंतरता चाहिए, यही साधना है होश में जीने की। तो बिल्कुल सर, अगर इतने 10% भी अगर ये जो सेशन है इसका हम लोग फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें, तो सचमुच स्वराज्य जो सपना है वो जरूर आएगा। जी बिल्कुल, आप सच बोले, जरूर सच होगा। और स्वराज्य को देखे ना, हम भारत में सोचे गांधी जी जो स्वराज्य बोले थे कि इंडिया सेल्फ रिलायंट विलेज, गुड इकोनॉमी, विलेज इकोनॉमी, वो बहुत बाहर का सिम्टम है स्वराज्य का। स्वराज्य 2 शब्दों से बना, स्व और राज्य। मतलब मैं जैसा हूं स्व, वैसे मैं जी जाऊं तो मैं स्वराज्य में हूं। तो स्व के तंत्र में आ जाऊं, मतलब मैं अपने तंत्र में जी पाऊं, पहले मेरी क्षमता डेवलप हो कि मैं जी सकूं मैं जैसा हूं, फिर उसके बाद मैं वैसा जी जाऊं। तो मतलब नंबर 1 स्टेप कि मैं ये चीजें सारी समझ जाऊं और अपने को टोटल समझाइश में आ जाऊं, नेचुरल एक्सेप्टेंस लेके, है ना। नंबर 2 मैं वैसे जीने लगूं, तो वो स्वराज्य होगा। तो ये बात है, बहुत सुंदर बात बोले आप, बिल्कुल सच है। जी, और किसी का कोई सवाल? थैंक यू। ओके जी, आज भी लंबा सेशन हो गया, सब लोग टिके रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और शून्यो भैया बहुत धन्यवाद आपकी शेयरिंग के लिए भी, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच, बहुत ब्यूटीफुल रहा सेशन। बहुत खूबसूरती से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, समझाया। थैंक यू सो मच। जी जी जी, थैंक यू एवरीवन, इट्स लवली टू हैव योर एनर्जी हियर, ऑल ऑफ अस टुगेदर, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू, सी यू टुमारो। ओके, गुड इवनिंग। हाँ जी, हैव अ गुड इवनिंग, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। होपफुली हमको ये भी मिल जाएगा PDF पर।